गोदान हिंदी साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक मानी जाती है और इसे मुंशी प्रेमचंद ने उस समय लिखा था जब भारतीय समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत संघर्षों से गुजर रहा था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की तकलीफ की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय गांवों की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसमें किसान अपनी मेहनत के बावजूद हमेशा कर्ज में डूबा रहता है और समाज की कड़वी सच्चाइयों से लड़ता हुआ जीवन बिताता है। कहानी का केंद्र है होरी महतो, जो एक साधारण किसान है और जिसकी उम्र जीवन भर की मेहनत और संघर्ष में ढल चुकी है। उसके दिल में एक ही सपना है कि वो मरने से पहले एक गाय खरीद ले, क्योंकि गाय को वो सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि सम्मान, सुख और घर की समृद्धि का प्रतीक मानता है। होरी अपनी पत्नी धनिया और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी गरीबी ऐसी नहीं कि उसे एक वक्त की रोटी न मिले, लेकिन उसके पास इतना भी नहीं कि वो चैन से जी सके या समय आने पर दूसरों की तरह समाज में सम्मानित हो सके। गांव के सामंती माहौल में अमीर और ताकतवर लोग गरीबों पर हावी रहते हैं और गरीब के लिए जिंदगी हमेशा संघर्ष ही रहती है। होरी के लिए ये सपना पूरी जिंदगी पीछा करता है कि अगर उसके घर में एक गाय आ जाए तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। वो यही सोचता है कि लोग उसे ज्यादा सम्मान देंगे, उसके घर में समृद्धि आएगी और उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब होरी बड़े मन से अपनी छोटी छोटी बचत जोड़कर गाय खरीदता है। यह उसके जीवन के सबसे बड़े सपनों में से एक था और जब गाय उसके घर आती है तो उसे लगता है कि उसकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई है। वो अपनी पत्नी धनिया के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही गाय घर आती है वैसे ही उसके जीवन में नए झंझट शुरू हो जाते हैं। गाय खरीदने के बाद गांव में ईर्ष्या और जलन की लहर उठती है। विशेष रूप से होरी का छोटा भाई हीरा इस बात से जल उठता है। हीरा और उसकी पत्नी इस बात से खुश नहीं होते कि होरी के पास गाय आ गई है और उनके पास नहीं है। भाइयों के बीच पहले से ही थोड़ी दूरी थी और गाय आने के बाद ये दूरी और बढ़ जाती है। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता है और एक दिन हीरा गुस्से में आकर गाय को जहर दे देता है, जिससे गाय मर जाती है। गाय की मौत होरी के लिए किसी बड़े दुख से कम नहीं थी। उसका सपना टूट गया था और उसके साथ उसकी उम्मीदें भी मानो मर गई थीं। लेकिन इससे भी बड़ा दुख उसे तब होता है जब गांव के ठाकुर और पंडित लोग इस घटना को सामाजिक अपराध मानकर उसके ऊपर जुर्माने और दंड लगाने लगते हैं। गाय की मौत को वो अपराध मानते हैं और होरी पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि उसकी लापरवाही से गाय की मौत हुई है। होरी गरीब था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जुर्माना दे सके, लेकिन समाज के डर, प्रतिष्ठा के डर और पंचायत की कठोरता के कारण वो कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है और उसकी गरीबी उसे और तोड़ती जाती है। वो हर बार ये सोचता है कि वो किसी तरह कर्ज चुका देगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि कर्ज चुकाने की कोशिश में वो और ज्यादा कर्ज में डूबता जाता है। इसी बीच होरी का बेटा गोबर गांव में रहने वाली जुलाहिन झुनिया से प्यार करने लगता है। जब झुनिया गर्भवती होती है तो वो समाज के डर से अपने घर से भाग आती है। धनिया उसे अपने घर में पनाह देती है, लेकिन ये फैसला गांव को बिल्कुल पसंद नहीं आता। समाज के ठेकेदार, पंडित और ठाकुर सब इस बात पर विरोध जताते हैं। उनके लिए ये सिर्फ सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि जाति और मर्यादा का सवाल बन जाता है। धनिया एक मजबूत और साहसी औरत है और वो अपने फैसले पर अडिग रहती है। वो कहती है कि अगर झुनिया बेघर होकर कहीं मर जाती तो उसके पाप का बोझ वो कभी नहीं सह पाती। लेकिन ये बात गांव की पंचायत को मंजूर नहीं होती। पंचायत दोबारा होरी के ऊपर जुर्माना ठोक देती है। होरी की हालत और खराब होती जाती है। वो एक ओर बेटे की जिम्मेदारी, दूसरी ओर झुनिया की रक्षा और ऊपर से लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। वो अंदर से टूट रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वही पुरानी सरल मुस्कान बनी रहती है जो उसकी आत्मा की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मजबूती का प्रतीक थी। वो हमेशा यही कहता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस बीच गोबर, जो झुनिया को प्यार करता है लेकिन परिस्थितियों से डरकर गांव छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में जाकर वो मजदूरी करता है, कई तरह के संघर्षों से गुजरता है और धीरे धीरे कमाई भी करने लगता है। लेकिन शहर की जिंदगी उसे भी बदल देती है। वो समझता है कि गांव की गरीबी और शोषण का कारण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। उधर गांव में होरी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खेत बंजर होने लगते हैं, आमदनी कम होने लगती है और कर्ज बढ़ता जाता है। महाजनों का दबाव बढ़ता है, ठाकुरों का अत्याचार चलता रहता है और पंचायत का डर उसके सिर पर हमेशा लटका रहता है। होरी अपने सपनों को मरने नहीं देता, लेकिन जिंदगी उसे बार बार गिराती है। होरी की जिंदगी दिन ब दिन और कठिन होती जा रही थी। खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसे इतना अनाज नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके और कर्ज का बोझ भी हल्का कर सके। बारिश समय पर नहीं होती, फसल अच्छी नहीं होती और महाजन फिर भी अपने ब्याज की रकम उसी सख्ती से मांगते रहते।
होरी अक्सर रात को खेतों की मेड़ पर बैठकर सोचता कि आखिर ऐसा क्यों है कि उसकी पूरी जिंदगी मेहनत में कट गई, लेकिन उसके हाथ में कभी कुछ बचा ही नहीं। उसे लगता था कि जैसे धरती उसकी मेहनत को निगल लेती है और बदले में सिर्फ उम्मीद देती है जो हर साल टूट जाती है। धनिया भी अपनी तरफ से घर चलाने की हर कोशिश करती है। वो घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी होरी का हाथ बटाती है। वो कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन जब वो देखती है कि उसका परिवार जरूरतों से जूझ रहा है और समाज उन्हें ताने देता है, तो उसका मन भर आता है। मगर धनिया का स्वभाव कठोर नहीं बल्कि मजबूत है। दूसरों की नज़र में वो झगड़ालू हो सकती है, लेकिन उसके भीतर एक माँ का वो दिल है जो पूरे परिवार को संभाले हुए है। वो कई बार होरी को समझाती है कि दुनिया की बातें सुनकर डरना नहीं चाहिए, मगर होरी अपनी पुरानी सोच से बंधा हुआ आदमी था। वो पंचायत, ठाकुर और पंडितों के फैसलों को ही अंतिम मानता था, क्योंकि उसके मन में हमेशा से ये डर बसा था कि अगर समाज उससे नाराज हो गया तो उसका परिवार कैसे जी पाएगा। इसी संघर्ष के बीच झुनिया भी धीरे धीरे घर में घुलने मिल जाने लगी थी। धनिया उसे बेटी की तरह ही रखती थी और झुनिया भी घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती थी। समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन होरी और धनिया के लिए वो एक जिम्मेदारी बन गई थी। लेकिन गांव के लोग इस बात को आसानी से भूले नहीं थे। उनके लिए ये घर ऐसा स्थान बन गया था जहां जाति के नियम टूटे थे और ये बात उन्हें खटकती रहती थी। इसी कारण पंचायत बार बार इस मुद्दे को उठाती, कभी जुर्माना लगाती, कभी ताने देती और कभी ये दिखाने की कोशिश करती कि वे ही गांव की व्यवस्था के मालिक हैं। समय बीतता गया और गोबर शहर में अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करता रहा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन गांव के मुकाबले वहां उसे अपने काम का कुछ इनाम जरूर मिलता था। वो धीरे धीरे ढाबों में काम करने लगा, फिर मजदूरी और बाद में एक दुकान में नौकरी कर ली। शहर की भागदौड़ ने उसे मजबूत भी बनाया और कठोर भी। उसे ये भी महसूस होने लगा कि गांव में जिस जाति और मान सम्मान का इतना दिखावा किया जाता है, शहर में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। वहां अगर मूल्य था तो सिर्फ मेहनत का। इसी सोच ने गोबर को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन गांव का बोझ उसके दिल से कभी उतर नहीं पाया। उसे मालूम था कि उसकी वजह से झुनिया पर जो बीती वो सच नहीं भूल सकता। इसलिए वो अक्सर पैसे बचाकर अपने घर भेजता रहता, ताकि होरी का कर्ज थोड़ा कम हो सके और झुनिया का पालन पोषण ठीक से हो। मगर जो पैसे वो भेजता, वो कर्ज के बोझ में ऐसे गायब हो जाते जैसे पत्थर पानी में डूब जाता है। उधर गांव में ठाकुर और महाजन दोनों ने होरी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। वे जानते थे कि होरी सरल स्वभाव का आदमी है और विरोध करने से डरता है। वो चाहे खुद भूखा रह जाए, लेकिन दूसरों के आगे झुकना उसकी फितरत थी। ठाकुर इसका फायदा उठाते रहते और हर बार किसी न किसी बहाने से उसके ऊपर नई जिम्मेदारियां डाल देते। कहीं खेतों की मेड़ ठीक करवानी होती, कहीं बैल उधार देने का दबाव होता और कहीं किसी त्योहार पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आ जाती। होरी हर बार हां कर देता, क्योंकि उसे लगता था कि मना करने से ठाकुर उससे नाराज हो जाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों में गांव में कई सामाजिक मुद्दे भी सामने आते रहते। कोई लड़ाई झगड़ा होता तो पंचायत बैठती, कोई विवाद होता तो पंडित और ठाकुर फैसला सुनाते। हर फैसले का असर गरीबों पर ही पड़ता, क्योंकि अमीर कभी नुकसान में नहीं रहते। ये असमानता होरी बार बार महसूस करता, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास गहराई तक बैठा था कि समाज की व्यवस्था से बाहर जाना उसके बस में नहीं है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और होरी के परिवार में बच्चों की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। उसकी बेटी सोना की शादी की बात चलने लगी और इस नए बोझ ने होरी की नींद और उड़ा दी। शादी में खर्च कितना होगा, दहेज कितना देना पड़ेगा, रिश्तेदारों को कैसे बुलाया जाएगा, ये सब बातें होरी को बेचैन करती रहती। धनिया ने भी अपनी तरफ से हर संभव बचत करने की कोशिश की, लेकिन गरीब के घर में बचत कहाँ होती है। जो कुछ भी इकट्ठा किया जाता वो किसी न किसी संकट में खर्च हो ही जाता। इन सबके बीच गांव का माहौल भी बदल रहा था। कुछ लोग शहरों की तरफ जाने लगे थे, कुछ पुराने रीति रिवाज ढीले पड़ने लगे थे और कुछ लोग नई सोच अपनाने लगे थे। लेकिन होरी के लिए दुनिया वही थी जो हमेशा रही। उसके लिए गांव ही सब कुछ था और अपनी जमीन को छोड़ने का विचार भी उसे कंपा देता था। वो हमेशा ये सोचकर जीता कि अगर उसके पास अपनी जमीन न रहे तो वो क्या करेगा। लेकिन जमीन से मिलने वाली आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी लगता था कि वो जमीन उसे खा रही है, न कि पाल रही है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक गोबर गांव लौट आया। उसके साथ शहर की नई समझ, थोड़ा सा पैसा और बदल चुकी सोच थी। उसकी वापसी से घर में थोड़ी खुशी भी आई और थोड़ी उम्मीद भी। धनिया और झुनिया दोनों उसे देखकर भावुक हो गईं, लेकिन होरी के मन में ये डर भी था कि गोबर के लौटने पर पंचायत और समाज क्या कहेगा। मगर वो ये भी समझता था कि चाहे जो हो, परिवार का रहना जरूरी है। गोबर के गांव लौटने से घर का माहौल कुछ समय के लिए बदल गया था। झुनिया उसे देखकर खुश हुई, क्योंकि वो इतने समय से अकेली थी
और उसे ये डर था कि कहीं गोबर उसे हमेशा के लिए छोड़ न दे। धनिया ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि अब घर के खर्चों में कुछ मदद मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये कि परिवार में किसी पुरुष का वापस आ जाना अपने आप में एक सहारा था। होरी भी खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी के पीछे चिंता भी छुपी थी। वो जानता था कि गोबर का लौटना सिर्फ परिवार के लिए अच्छा नहीं, बल्कि समाज के लिए एक नया सवाल होगा। गांव वाले फिर ताने देंगे कि बिना शादी किए औरत को घर में रखना पाप है, और गोबर का उससे रिश्ता मानना भी समाज की नज़रों में गलत था। गोबर ने जब ये देखा कि उसके घर की हालत और भी खराब हो चुकी है, कर्ज बढ़ गया है और महाजनों का अत्याचार पहले से ज्यादा है, तो उसका दिल अंदर से पिघल गया। वो सोचने लगा कि जितनी मेहनत उसने शहर में की, उससे कम से कम घर की स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन असल में तो हालात और खराब हो गए थे। उसने अपने पिता को कमजोर और दबा हुआ देखकर महसूस किया कि होरी सिर्फ गरीबी से ही नहीं, बल्कि समाज के दबाव से भी लड़ते लड़ते टूट चुका था। गोबर की नज़र में ये सब अन्याय था, और वो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। गोबर की नई सोच और नई समझ गांव के नियमों से बिल्कुल अलग थी। वो खुलकर बोलने वाला, सवाल करने वाला और गलत के खिलाफ खड़े होने वाला बन चुका था। वो जब पंचायत में जाकर बोला कि झुनिया उसकी पत्नी है और वो उसे अपने साथ शहर ले जाएगा, तो पंचायत के लोग गुस्से से भर उठे। ठाकुर ने कहा कि जाति तोड़ने वालों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। पंडित ने कहा कि ऐसा रिश्ता समाज की नज़रों में कभी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन गोबर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने साफ कह दिया कि उसे समाज की परवाह नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे होरी के पूरे परिवार को ताने देने लगे और जुर्माने की धमकी देने लगे। लेकिन इस बार धनिया भी पीछे नहीं हटी। उसने पंचायत को जवाब दिया कि अगर कोई उसके घर की बहू पर सवाल उठाएगा तो वो किसी की परवाह नहीं करेगी। वो कहती है कि झुनिया घर की इज्जत है, और अगर समाज को ये पसंद नहीं तो वे अपनी सोच बदलें, घर नहीं। यह सब सुनकर गोबर को अपनी मां पर गर्व होता है, क्योंकि उसने शहर जाकर सीखा था कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल गई कि गोबर झुनिया को अपने साथ शहर ले जाएगा। कुछ लोग इसकी आलोचना करते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ चुपचाप ये भी स्वीकार करते कि शायद समाज को वक्त के साथ बदलना चाहिए। लेकिन ठाकुर और महाजन जैसे लोगों के लिए ये बात उनकी शक्ति पर चोट थी। वे जानते थे कि अगर होरी और उसका परिवार समाज के नियमों से बाहर निकलने लगे तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे और इससे उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए वे बार बार होरी पर दबाव डालते कि वो गोबर को रोक ले और झुनिया को घर से निकाल दे। कर्ज का बोझ भी अब इतना बढ़ चुका था कि होरी दिन रात परेशान रहने लगा था। उसके पास रहने को जमीन थी, पर वो जमीन कर्ज का बोझ नहीं उठा पा रही थी। जितना अनाज वो पैदा करता, महाजन ब्याज के रूप में उससे ज्यादा ले जाते। होरी को लगता था कि जैसे उसकी मेहनत किसी और के नाम लिख दी गई हो। वो चाहे जितना भी खटता, अंत में उसके हाथ खाली रह जाते। इस बीच सोना की शादी की बात भी जोर पकड़ रही थी। लड़की के बाप के लिए शादी हमेशा चिंता का विषय होती है, और गरीब के बाप के लिए ये चिंता दुगुनी हो जाती है। दहेज देना पड़ेगा, रिश्तेदारों की खातिरदारी करनी पड़ेगी, और समाज को दिखाना पड़ेगा कि वो अपनी बेटी की शादी इज्जत से कर रहा है। होरी ये सब सोचकर परेशान रहता। धनिया कोशिश करती कि वो अपने पति को समझाए कि इज्जत दिखाने से ज्यादा जरूरी है बेटी की जिंदगी, लेकिन समाज के डर ने होरी को चौकड़ी मारकर पकड़ रखा था। गोबर ये सब देखकर अंदर से बेचैन हो गया। उसने सोचा कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजेगा, ताकि सोना की शादी ठीक से हो सके और कुछ कर्ज भी उतर सके। लेकिन उसे ये मालूम था कि कर्ज की जड़ इतनी गहरी है कि 1-2 महीने की कमाई से वो खत्म होने वाला नहीं। फिर भी उसने निश्चय किया कि वो जो भी कर सकता है करेगा। झुनिया अब घर में पूरी तरह समा चुकी थी। वो धनिया की मदद करती, बच्चों का ख्याल रखती और गोबर का इंतजार करती। लेकिन वो भी समझती थी कि उसका अस्तित्व अभी भी समाज की नज़र में स्वीकार नहीं हुआ है। फिर भी वो खुद को मजबूत बनाए रखती, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास यही घर है और यही लोग उसका परिवार है। उसका संसार इन्हीं कुछ लोगों पर टिका था, और वो उन्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ गांव में सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही थीं। गरीबी, बेरोजगारी, जातीय झगड़े और सामंती मानसिकता लोगों को तोड़ रही थी। होरी कई बार ये सोचता था कि क्या कोई दिन आएगा जब गरीब आदमी चैन से जी सकेगा, बिना ये सोचे कि कोई ठाकुर, पंडित या महाजन उसे लूट लेगा। लेकिन फिर वो अपनी किस्मत का हवाला देकर चुप हो जाता। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां ये साफ साफ दिखने लगा कि होरी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहां वो केवल संघर्ष ही कर रहा है, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन उसकी एक ही चाह थी कि वो मरने से पहले एक बार फिर गाय खरीद सके, ताकि वो अपना गोदान पूरा कर सके। ये इच्छा उसके साथ हमेशा चलती रहती थी, जैसे किसी अधूरी तपस्या की पुकार।
होरी धीरे धीरे उम्र के उस मोड़ पर पहुंच रहा था जहां आदमी की हड्डियों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती, मन में उतनी ऊर्जा नहीं रहती और जीवन की परेशानियां शरीर से ज्यादा आत्मा को थका देती हैं। खेत में काम करते हुए उसकी सांस फूलने लगती थी और गर्मी की धूप में उसकी देह जैसे पिघलने लगती थी। लेकिन उसने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो एक दिन भी रुका तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा और कर्ज का बोझ फिर और बढ़ जाएगा। उसकी जिंदगी लगातार गिरते उठते और फिर गिरते रहने का एक सिलसिला बन चुकी थी। सोन की शादी का समय नजदीक आ रहा था और यह चिंता होरी को दिन रात खाए जा रही थी। धनिया भी परेशान रहती, लेकिन वो खुद को संभालकर घर का हर छोटा बड़ा काम करती रहती। वो अपने पति को हमेशा ये दिलासा देती कि सब ठीक होगा, लेकिन उसके भीतर भी डर था कि अगर शादी ठीक से न हो पाई तो समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी। गांव में लोग दूसरों के दुख में कम और उनकी कमजोरियों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए किसी भी गलती का मतलब था अनगिनत ताने और अपमान। गोबर भी शहर से पैसे भेजने की कोशिश करता रहा, लेकिन कर्ज इतना बढ़ चुका था कि आने वाला पैसा आते ही कहीं गायब हो जाता। महाजन अपनी धौंस जमाए रखते और ब्याज पर ब्याज जोड़ते जाते। होरी का मन कभी कभी भर आता था, लेकिन वह रोता नहीं था, शायद इसलिए कि उसके भीतर रोने का समय ही नहीं बचा था। वो केवल संघर्ष करते हुए अपनी आखिरी सांसों तक परिवार की जिम्मेदारी निभाना चाहता था। झुनिया अब घर में एक मजबूत सहारा बन चुकी थी। वो दिन भर मेहनत करती, धनिया के साथ हर काम में हाथ बटाती और घर में जितना भी बोझ हो उसे कम करने की कोशिश करती। लेकिन समाज उसे फिर भी स्वीकार नहीं कर पाया था। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते और उसके चरित्र पर सवाल उठाते, मगर धनिया हर बार उसके सामने खड़ी हो जाती और कहती कि घर की बहू में कोई कमी नहीं। धीरे धीरे कहानी एक मोड़ पर पहुंचती है जब गांव में महामारी फैलने लगती है। कई लोग बीमार पड़ने लगे और दवाइयों की कमी के कारण स्थिति बिगड़ने लगी। गरीब आदमी के पास न पैसे थे और न इलाज की पहुंच। होरी का छोटा बेटा भी एक दिन तेज बुखार से कांपने लगा। धनिया रात भर उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही, लेकिन सुबह तक हालत ज्यादा बिगड़ गई। होरी उसके लिए दवा लेने गया, लेकिन महाजन उसे उधार देने से मना कर देते हैं। ठाकुर भी केवल बातों में सहानुभूति दिखाते, लेकिन कोई सहायता नहीं करते। अंत में बच्चा बीमारी से नहीं बल्कि गरीबी और लाचारी से मर जाता है। इस घटना ने होरी और धनिया दोनों को अंदर से तोड़ दिया। वे रोते हुए भी ये सोचते रहे कि अगर उनके पास थोड़ा सा पैसा होता तो वे अपने बच्चे को बचा सकते थे। लेकिन गरीब आदमी का दर्द अक्सर उसके आंसुओं की तरह अनदेखा रह जाता है। गांव वाले केवल थोड़ी देर सहानुभूति दिखाते और फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। होरी इस घटना से और भी कमजोर हो गया। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो एक किसान के सपनों में होती है। उसे लगता था कि उसके जीवन में अब कोई उजाला नहीं बचा। इस बीच सोना की शादी का दिन आ गया। शादी सादगी से हुई, लेकिन फिर भी जितना खर्च हुआ वो होरी के लिए पहाड़ जैसा था। उसने कर्ज लेकर, चीजें उधार लेकर और कई लोगों के आगे हाथ जोड़कर शादी पूरी करवाई। समाज ने भी कई ताने मारे, लेकिन गरीब के लिए ताने कोई नई बात नहीं थी। वो केवल ये सोचकर शांत रहा कि उसकी बेटी अपने नए घर में खुश रहेगी। लेकिन प्रकृति जैसे होरी से कोई और परीक्षा भी लेना चाहती थी। उसकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी। लगातार मेहनत, भूख और तनाव ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया। वो खेत में काम करते हुए गिर जाता और धनिया उसे घर ले आती। वो उसे दवा देती, उसका ख्याल रखती और उसे समझाती कि अब आराम करो, लेकिन होरी आराम करने को तैयार नहीं था। उसके मन में एक ही पीड़ा थी कि वो बिना गोदान किए नहीं मरना चाहता। गाय हमेशा उसके सपनों में आती थी, जैसे कोई अधूरी पुकार। वो बार बार धनिया से कहता कि अगर वो मर जाए तो किसी तरह से उसका गोदान पूरा कर देना। गोबर जब ये सब सुनता तो उसका दिल दर्द से भर जाता। उसे लगता कि उसका बाप सारी जिंदगी कर्ज और समाज के बोझ में दबा रहा और अब आखिरी समय में भी वो किसी पुरानी मान्यता की चिंता कर रहा है। लेकिन फिर भी वो जानता था कि होरी के लिए ये सिर्फ धार्मिक काम नहीं बल्कि उसकी आत्मा की आखिरी इच्छा थी। वो चाहता था कि उसके पिता शांति से मरे और इसीलिए वो ये संकल्प लेता है कि वो किसी भी तरह गोदान पूरा करवाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा गरीब आदमी की राह आसान नहीं करती। होरी की हालत लगातार बिगड़ती गई। उसकी सांसें भारी होने लगीं और शरीर जवाब देने लगा। धनिया उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे रहती और उसकी आंखों में आने वाले हर बदलाव को पढ़ती रहती। वो जानती थी कि उसका साथी अब ज्यादा समय उसके साथ नहीं रहने वाला। इसी बीच गोबर कुछ पैसे जुटाने में सफल होता है। वो शहर में अपनी जमा पूंजी लेकर घर आता है और कहता है कि वो गाय खरीदेगा और अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन किस्मत ने जैसे होरी के साथ अलग ही खेल खेलने की ठानी थी। गाय खरीदी ही जा रही थी कि उसी रात होरी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें तेज होने लगीं और चेहरा पीला पड़ गया। धनिया और बच्चे घबरा गए। धनिया उसके पास बैठी थी और वो धीमी आवाज में कहता है कि वो शांति चाहता है।
उसके सामने गाय का रूप जैसे किसी सपने की तरह तैर रहा था। वो अपने जीवन की सारी परेशानियों को जैसे भूल गया था और केवल ये सोच रहा था कि वो अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। वो केवल यही चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके परिवार की हालात बेहतर हो जाए। आखिरकार एक रात होरी ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने किसी अधूरी यात्रा को पूरा कर लिया हो। उसी समय गोबर समझ गया कि उसके पिता का गोदान यही था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए दे दी। होरी की मौत ने पूरे परिवार को भीतर तक हिला दिया।